हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग शानदार होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू आप लोगों ने रख रखी होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों से अपने प्रीवियस वीडियो में वादा किया था कि हम मंडे से लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। 12 से 1 वो लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। 50 सेट्स आपको करवाने का प्रॉमिस किया था, जिसमें से सेट वन नंबर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड मोटिवेशन, योर सपोर्ट। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतने लंबे गैप के बाद आप सभी लोग मुझ पर दोबारा भरोसा करके मेरे साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ज्वाइन इन द सेशन। थैंक यू वंस अगेन। तो मंडे को जो मैंने आपसे वादा किया था कि हम रिकॉर्डेड क्लास भी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। काफी डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। आप लोग नोट्स बनाते चलें, अच्छे से शब्दों को याद करते चलें, क्योंकि जैसी कि मेरी आदत है कि हम क्वेश्चन पर टिकते नहीं है, हम उससे आगे कहीं बढ़ जाते हैं ताकि हम ओवरऑल वर्ड्स को तैयार कर पाएं, लिंक बना सकें और अपने दिमाग में ज्यादा से ज्यादा शब्दों को भरने की कोशिश कर सकें। ठीक है, तो हमारा पहला जो वर्ड है बच्चों, इनफेलिएबल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है वो आपसे देखो, ऐसा कुछ नहीं है, वो कैब होती है। आपको अगर शब्द पता है ना, वर्ड पावर अगर आपका अच्छा है, आपको पता है शब्द का मीनिंग क्या है, तो आपसे सिनोनिम में पूछ ले, चाहे एंटोनिम में पूछ ले, चाहे वन वर्ड में पूछ ले, आपको तो शब्द आना चाहिए। किस प्रकार के लोगों को हम इनफेलिएबल कहते हैं? आपको नाम से लग रहा होगा, इन नेगेटिव है, फेलेबल जो कभी फेल नहीं होता। आपका कोई पैंतरा जो कभी फेल नहीं होता, ऐसा कोई व्यक्ति जो इतना परफेक्ट है, जिससे कभी कोई गलती नहीं होती है, फॉल्टलेस है, फ्लॉलेस है, परफेक्ट है, आइडियल है, ऐसे सभी लोगों को आप क्या कहते हैं? इनफेलिएबल। तो वन हु नेवर फेल्स, ऑलवेज डूइंग व्हाट इट इज सपोज्ड टू डू। अब सोचो, अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो जिस काम को जैसा होना चाहिए वैसा ही करता है, कभी कोई गलती करता ही नहीं है, उसको क्या कहोगे आप? इनफेलिएबल कहोगे। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कभी कोई गलती नहीं करता, हु नेवर मेक मिस्टेक्स एंड हु इज नेवर बीइंग रॉन्ग, जो कभी रॉन्ग नहीं होता। चलो कोशिश करते हैं कुछ वर्ड्स। देखो, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? परफेक्ट होता है ना। जो परफेक्ट होता है उसे आप क्या कहते हो? आप उसे कहते हो फ्लॉलेस, एंड आप उसे कहते हो फॉल्टलेस। मतलब वो कभी गलती ही नहीं करता, फ्लॉलेस एंड फॉल्टलेस। तो फिर वो परफेक्ट है तो आइडियल हो गया। वो तो आइडियल है, तो आइडियल से देखो वर्ड्स याद करो। ये आइडियल है। आइडल क्या होता है? आइडल होता है मूर्ति, है ना। और IDLE क्या होता है? खाली। खाली बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, मतलब इनएक्टिव। बिल्कुल इनएक्टिव बैठे हो, आइडल बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे। ठीक है, आइडल। और ये वाला क्या हो गया? आइडियल। आइडियल मतलब परफेक्ट, जैसा होना चाहिए वैसा का वैसा। ठीक है, कोई गलती नहीं करते हैं। तो देखो, एयर क्या होता है? ERR, एयर क्या होता है? गलती करना। एक ईडियम सुना है ना वो आपने, टू एयर इज ह्यूमन। टू एयर इज ह्यूमन मतलब गलती करना ही मानव है। मानव है तो गलती तो करेंगे। तो ये जो वर्ब, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, एयर। एयर से क्या बना है? देखो, जो गलती नहीं करता वो क्या है? अनएयरिंग है। जो कोई गलती नहीं करता वो अनएयरिंग है। उसको और क्या कहोगे आप? देखो, इमैक्यूलेट। इमैक्यूलेट एंड इम्पेकेबल। इमैक्यूलेट एंड इम्पेकेबल, इनका भी मतलब होता है एकदम परफेक्ट, विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। प्रिसाइज और एक्यूरेट भी हो जाएगा ना फिर वो। ये जो भी काम करेंगे वो काम कैसा होगा? एकदम एक्यूरेट होगा। तो प्रिसाइज होगा और एक्यूरेट होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? ठीक है। अच्छा, अब एक बात, हम ध्यान से यहाँ पर एक बार इसको कनेक्ट करते हैं। देखो ध्यान से। अब अगर ये सारे लोग इस तरीके के हैं जो परफेक्ट, एकदम परफेक्ट रहते हैं, तो वो कैसे होंगे? अपने कामों को करने में बहुत ज्यादा केयरफुल होंगे। बहुत केयरफुल होंगे वो अपने काम करने में। तो जो केयरफुल होता है वो मेटिक्यूलस होता है। जो बहुत सोच समझ के अपने रिसोर्सेज का यूज करता है उसे क्या कहते हैं आप? उसे कहते हैं आप प्रूडेंट। बहुत केयरफुल है वो भी। पैसों को करता है बहुत सोच समझ के। अपनी प्लेट में खाना लेता है बहुत सोच समझ के, तो फ्रूगल है, केयरफुल है, किफायती है ना, वेस्ट नहीं करता। जो मेटिक्यूलस होता है उसे पीडेंटिक भी कहोगे। ठीक है, और स्क्रूपुलस होगा। ऐसे लोग कैसे होते हैं? कंसेंशियस होते हैं। अच्छा ठीक है। अब क्योंकि ये लोग बहुत परफेक्टनेस को इम्पोर्टेंस देते हैं, परफेक्ट होना चाहिए इनका सारा काम, तो ये लोग कैसे होंगे? ये बाल की खाल निकालने वाले होंगे। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हो आप? फसी कहते हो। जो बाल की खाल निकालते हैं, फिनिकी कहते हो। ठीक है, बाल की खाल निकालने वालों को आप हेयर स्प्लिटर कहते हो। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, निट पिकर कहते हो।
अब ऐसे लोगों को खुश करना कितना मुश्किल होगा आप खुद ही सोचो, क्योंकि ज़रा-सा अब अपने घर में क्या होता है, हमारी मम्मियाँ हैं, कहेंगी ये पर्दा इधर से उधर भी कैसे हो गया? ये चीज़ यहाँ से यहाँ क्यों रखी? हमारी बेड की जो शीट है उस पे सिलवट क्यों आई? इतना परफेक्शनिस्ट होना, तो ऐसे लोग क्या हो जाएँगे भई, परफेक्शनिस्ट तो होंगे ही ना। परफेक्शनिस्ट होंगे तो इनको खुश करना बहुत मुश्किल होगा। जिनको खुश करना बहुत मुश्किल होता है उन्हें क्या कहते हैं? फास्टिडियस। फास्टिडियस क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं? परफेक्शनिस्ट। ये सब मिलते-जुलते से वर्ड्स हैं। ये परफेक्शनिस्ट होते हैं सारे लोग, ठीक है? ध्यान रखेंगे इन सारे वर्ड्स को, ओके? एक इडियम आपको मिलता है, डॉट द आईज़। देखो आपको इडियम दिखता है ऐसे, डॉट द आईज़, आईज़ एंड कट द टीज़, ऐसे। अब मान लो आप मुझे कुछ दिखाते हो कि मैम मैंने ये ऐसे लिखा है, अब मैं उसमें आपकी ऐसे की क्वालिटी को तो देख नहीं रही हूँ और ये देख रही हूँ आपने कहाँ-कहाँ आई पे बिंदी लगाई है कि नहीं? आपने टी को बीच में से काटा है कि नहीं? मतलब मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मुझे सारे काम एकदम अप टू डेट चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा का वैसा, है ना? तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो मेरी तरह लोगों के लिए फिर यूज़ हो जाएँगे अगर किसी का नेचर ऐसा है तो, ठीक है? चलो नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट देखो, मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट जब भी आपके पास रूट वर्ड आता है ना, मिस का मतलब होता है टू हेट, है ना? और जीवायानी, जीवायानी इज ऑलवेज गिविंग द मीनिंग ऑफ वुमेन। और आईएसटी एक सफिक्स होता है जो पर्सन को डिनोट करता है, तो एक ऐसा पर्सन जो हेट करता है विमेन से, तो अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, जो महिलाओं से हेट करता है, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? मिसोजिनिस्ट कहेंगे, ठीक है? तो देखो ऐसे लोग और क्या कहलाएंगे? ऐसे लोगों को आप मेल शोविनिस्ट कहोगे। मेल शोविनिस्ट कौन है? मेल शोविनिस्ट वो लोग होते हैं जो एंटी फेमिनिस्ट होते हैं, है ना? एंटी फेमिनिस्ट, ठीक है? मेल शोविनिस्ट वो लोग होते हैं जो पुरुषों को महिलाओं से ऊंचा दर्जा देते हैं, है ना? अगर मैं कहूँ माय बॉस इज अ मिसोजिनिस्ट, तो ऐसा नहीं है कि मेरी बॉस को महिलाएं पसंद नहीं है, बल्कि मेरे बॉस का व्यवहार ऐसा है, नेचर ऐसा है कि अगर पुरुष और महिलाओं के बीच की बात हो तो महिलाओं को इंफीरियर असेस करते हैं, मानते हैं, उनके आइडियाज को कम इंपॉर्टेंस देते हैं बजाय पुरुषों के, ठीक है? पुरुष सक्सेस होता है तो खुश होते हैं, सक्सेसफुल होता है तो, और महिलाओं की सक्सेस उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। ऐसे लोग जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा नहीं देना चाहते, ऐसे लोगों को मेल शोविनिस्ट कह सकते हैं। रिमेंबर, इफ यू फाइंड अ वर्ड फीमेल शोविनिस्ट वो महिलाएं होती है जो पुरुषों से अपने आप को ऊपर मानती हैं, ऐसे लोगों को फिर फीमेल शोविनिस्ट कहोगे। ऐसी महिलाएं जो खुद को पुरुषों से ऊपर मानती हैं, ठीक है? तो ये लोग क्या हो जाएंगे? मेल शोविनिस्ट एंड एंटी फेमिनिस्ट, ओके? अच्छा, वर्ड अगर हमें मिलता है मिसेंड्री, अब क्या होगा? मिसेंड्री, तो देखो ध्यान से, मिस का मतलब क्या हो गया? टू हेट, और एंड्री का मतलब होता है मेल, तो हेट मेल मतलब एक ऐसी महिला, अ वुमेन हु हेट्स मेल्स, ठीक है? एक ऐसी महिला जो पुरुषों से नफरत करती है उसको क्या कहेंगे? भाई ये क्या होगी? ऐसी महिलाएं जो क्या है? मैन हेटर्स है। ये तो क्या है? वुमेन हेटर्स, और ये महिलाएं कैसी हैं? मैन हेटर्स, ठीक है? हेट्रेड ऑफ मैन। अच्छा, दो वर्ड्स में आपको और यहाँ पर याद करवाने की कोशिश करती हूँ। देखो, आपको अगर कहीं वर्ड दिखता है ना, यूक्सोरियस, आपको वर्ड दिखा यूक्सोरियस बच्चों, ठीक है? और वहीं से एक वर्ड याद करोगे, हैन पैक्ड। हैन पैक्ड एक वर्ड है, ओके? इन दोनों का मतलब क्या होता है? पीपल हु, मतलब हस्बैंड्स, ऐसे हस्बैंड्स के लिए यूज होता है ये, हस्बैंड्स हु आर सबमिसिव टू देयर वाइव्स। ये किस प्रकार के हस्बैंड्स होते हैं? हस्बैंड्स हु आर सबमिसिव टू देयर वाइव्स। ओवरऑल चलो आप लोगों के लिए और आसान कर देती हूँ, ऐसे लोगों को आप क्या कहते हैं? ये होते हैं जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम, ऐसे पति जो अपनी पत्नियों की सारी बातें मानते हैं और उनके सामने झुककर रहते हैं, हालांकि महिलाओं को वही अच्छा लगता है ठीक है? तो ऐसे लोगों को क्या कहोगे आप? यूक्सोरियस और हैंडपैक्ड, ओके? चलिए, वैसे तो भाई बराबरी का दर्जा है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को अपनी अपनी फ्रीडम जीने का अधिकार है इसलिए। चलो फिलेंथ्रोपिस्ट वर्ड देखते हैं।
अब फिलैंथ्रोपिस्ट वर्ड में देखो रूट वर्ड क्या है, फिल या फिले जब आता है उसका मीनिंग होता है टू लव। एंथ्रोप जो वर्ड है ना, एंथ्रोप, एंथ्रोप वर्ड का मतलब होता है ह्यूमंस। ह्यूमंस कह लें आप, मैनकाइंड कह लें, ठीक है। और आईएसटी मैंने आपको बताया ही पर्सन के लिए आता है, तो अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, ऐसा व्यक्ति जो मानव से प्रेम करता है, मतलब लोगों की प्रेम करना वही, ऐसा नहीं है कि लोगों को अपने पास में ही बिठा के रखेगा बिकॉज वो उन लोगों से प्रेम करता है, ऐसा नहीं है। ये लोग बड़े दयालु होते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट जो है ना, बड़े दयालु होते हैं। तो ये किस प्रकार के लोग होते हैं भाई? ये होते हैं बहुत काइंड नेचर के लोग, काइंड। अब इनमें दया बहुत है तो ये जनरस होते हैं, बहुत दया है ना? ऐसे लोग, अच्छा आप लोगों ने सुना है, देखा है आपने, जैसे आप रतन टाटा की बात कर लें जब वो थे, आप बात करें अंबानीज़ की बात करें, है ना? आप अज़ीम प्रेमजी की बात करें, इन लोगों को फिलैंथ्रोपिस्ट के नाम से जाना जाता है। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब हू गिव अ स्मॉल स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ देयर इनकम फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना? किसी के एजुकेशन के लिए पैसा दे दिया, किसी बच्चों की शादी करवा दी, किसी को घर दे दिया, ये सभी लोग करते रहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि भई मैं चाहती हूँ मैं थोड़ी फिलैंथ्रोपी करूँ, बेसिकली फिलैंथ्रोपी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो फ्री में पढ़ा रही हूँ, वो भी फिलैंथ्रोपी है। अगर कोई गरीब बच्चों को पढ़ाता है डेली 1 घंटा, वो भी फिलैंथ्रोपी है। तो फिलैंथ्रोपी मतलब चैरिटी, है ना? तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? काइंड होगा, जनरस होगा, तो फिर चैरिटेबल भी होगा। चैरिटेबल होगा तो डोनर होगा, भई पैसे से मदद करेगा लोगों की, ठीक है? अच्छा, ऐसे व्यक्ति के अंदर सिम्पैथी होगी तो वो सिम्पैथेटिक भी होगा और वो एम्पैथेटिक भी होगा। वो लोगों की केयर करेगा, इसलिए उसको सॉलिसिटस कहेंगे आप, सॉलिसिटस। सॉलिसिटस का मतलब क्या होता है? कंसीडरेट। दोनों का एक ही मतलब है और दोनों का मतलब क्या है? केयरिंग। केयरिंग, भई आप, जैसे मैं हूँ मान लो, मैं ऐसे ही किसी को यूँ ही तंग नहीं कर रही, मैं उसको कंसीडर कर रही हूँ कि भई ठीक है, तुम्हारा भी अपना काम है, मैं जनरस हूँ, ऐसा नहीं कि तुम्हें मेरा काम करना ही करना है। तो अगर मैं सामने वाले को कंसीडर करती हूँ, उसे कुछ समझती हूँ, उसके लिए मेरे मन में दया है, किसी बच्चे ने कहा मैम मैंने होमवर्क नहीं किया, आज मैंने उसको लताड़ दिया कि क्यों नहीं करा, करना चाहिए था, है ना? तो उसने बोला मेरी मदर बीमार थी, तो मैं क्या करूँ, मदर बीमार थी तो होमवर्क पहले ज़रूरी था, ये काम तुम्हें करना चाहिए था, ये गलत है ना? इसका मतलब मैं हार्श हूँ बहुत, है ना? एक्रिमोनियस हूँ। लेकिन वही मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मम्मी बीमार थी, आप पहले उनका ध्यान रखो, कल करना ना, परसों कर देना तुम मेरा ये काम, है ना? तो मैं कैसी हो गई? सॉलिसिटस और कंसिडरेट, मतलब मैं तुम्हें कंसीडर करती हूँ, तुम कुछ हो, यू आर समथिंग, ठीक है? वो हो जाएगा आपका कंसिडरेट। ऐसे सब लोग क्या हो जाएँगे? बहुत ही उदार और बड़े दिल वाले, बड़े दिल वालों को क्या कहते हैं? मैग्नैनिमस। मैग्नैनिमस, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, ठीक है? मैग्नैनिमस, राइट? चलो आगे देखते हैं। मिसैंथ्रोप, देखो, मिस का मतलब वही हेट हो गया और एंथ्रोप आपने पढ़ा ही था अभी, ह्यूमंस हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो लोगों से क्या करते हैं? नफ़रत करते हैं। जो लोगों से हेट करते हैं, नफ़रत करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? मिसैंथ्रोप या मिसैंथ्रोपिस्ट, अ पर्सन हू हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल। अब आप एक बात बताओ, मान लो एक व्यक्ति है जो लोगों के बीच में ज़्यादा घुलना-मिलना नहीं चाहता, जो लोगों के बीच में रहना चाहता है, उसे क्या कहते हैं आप? ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस तो क्या होता है? ग्रेगेरियस होता है झुंड प्रेमी, ग्रुप लवर, जिसको झुंड में रहना पसंद होता है, ठीक है? अब एक बात बताओ, जो ग्रेगेरियस है वो तो टॉकेटिव होगा ना, उसको तो बातचीत करना बहुत पसंद होगा। जो टॉकेटिव है उसको लोक्वाशियस कहते हो आप, जो टॉकेटिव है वो लोक्वाशियस है ना? ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? वर्डी। और ऐसे लोग कहलाते हैं गैरुलस। ऐसे लोग कहलाते हैं आपके गैरुलस, ठीक है? वर्बोस, मतलब ज़्यादा बोलते हैं, चैटी, ये लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। अब इधर आ जाओ, मान लो मैंने कहा कि भई मुझे तो क्या है, मेरे को तो सॉलिट्यूड पसंद है, तो दे दीज़ काइंड ऑफ पीपल लव्स सॉलिट्यूड। इनको क्या पसंद है? एकांत। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत। अब इन लोगों को एकांत पसंद है, अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है? ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? मिसेंथ्रोप। सॉलिट्यूड पसंद है इनको। अकेला कौन-कौन रहता है? साधु सन्यासी रहते हैं, तो देखो रिक्लूज़, रिक्लूज़ है, हर्मिट है, सेंट है, साधु सन्यासी।
ठीक है? रिक्लूज़, हर्मिट, सेंट, इन सब का मतलब क्या होता है? साधु, सन्यासी, योगी, ये सब अकेले रहते हैं। ओके? अच्छा चलो देखो, अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ना अपना एंथ्रोप, बार-बार आ रहा है। एंथ्रोप से क्या-क्या वर्ड्स निकल सकते हैं? देखो, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपोमॉर्फिक, एंथ्रोपोजेनिक। इन सारे वर्ड्स में आप देखो रूट वर्ड आपका क्या आ रहा है? आपका रूट वर्ड आ रहा है एंथ्रोप, एंथ्रोप, एंथ्रोप और एंथ्रोप। यहाँ पर आ रहा है ओलॉजी, ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी। यहाँ पर आ रहा है मोर्फो, मोर्फो, मोर्फो का मतलब होता है शेप, शेप। इसीलिए जब आप वर्ड देखोगे मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में हमेशा किसकी पढ़ाई करते हैं आप? शेप और शेप एंड स्ट्रक्चर, किसी चीज की संरचना की पढ़ाई को आप क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। ठीक है? तो जब हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, देखो एंथ्रोपोलॉजी में ओलॉजी स्टडी किसकी, तो इसको क्या कहोगे आप? इसको कहोगे आप मानव शास्त्र। मानव शास्त्र को क्या कहते हो आप? एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें आप मानव का कैसे विकास हुआ था, कैसे उसका ओरिजिन हुआ था, कैसे डेवलप हुआ है ना, कल्चर, उसका स्ट्रक्चर, सब कुछ। एंथ्रोपॉइड का मतलब होता है मानव जैसा, मानव जैसे फीचर्स जिसके होते हैं, मानव जैसे फीचर्स जिसके हो। जैसे मान लो रोबोट है, मैंने कहा आजकल रोबोट्स ऐसे हैं कि बिल्कुल इंसान की तरह लगेंगे, आपको पानी लाकर देंगे, चाय लाकर देंगे, आपके लिए फोन कॉल कर देंगे, आपके लिए वीडियो प्ले कर देंगे, सॉन्ग प्ले कर देंगे, इवन आपके साथ बैठ के बातें करेंगे। तो मैं इस तरह के रोबोट्स को क्या कहूँ? एंथ्रोपॉइड रोबोट्स, एंथ्रोपॉइड। ठीक है? एंथ्रोपॉइड रोबोट्स। एंथ्रोपोमॉर्फिक जिसकी शेप कैसी हो, दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे एंथ्रोपॉइड और किसको कहते हो आप? बंदर को। बंदर है, चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, इन सब का की शेप कैसी होती है? सब किसके जैसे दिखते हैं? मानव के जैसे दिखते हैं। तो बंदर को, एप को, गोरिल्ला को, चिंपैंजी को, इन सबको आप एंथ्रोपॉइड कहोगे, है ना? और एंथ्रोपोमॉर्फिक रोबोट्स हो सकते हैं कि भी रोबोट्स का आकार कैसा है, शेप कैसी है, बिल्कुल इंसान के जैसी। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है? ओरिजिनेटेड by human activities, originated by human activities, especially when it comes to environmental changes। जब आप एनवायरनमेंट की बात करते हो, ठीक है, पोल्यूशन वगैरह की बात करते हो, तो कहते हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग का जो है वन ऑफ द रीजन इज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज मतलब जो मानव के द्वारा होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज। तो एंथ्रोपोजेनिक हो जाएगा ओरिजिनेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, राइट? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। ब्यूरोक्रेसी, आई होप एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्विसेज को बोलते हो ना आप, जिसमें यूपीएससी का मतलब आपकी सेंट्रल और स्टेट दोनों का एग्जाम होता है, जिसमें आप कलेक्टर बनते हैं। तो सिविल सर्विसेज, जिसमें आपका एग्जाम होता है और आप लोगों को इलेक्ट किया जाता है मेरिट के अकॉर्डिंग, और फिर नौकरी दी जाती है। ठीक है? तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स, होते तो स्टेट ऑफिशियल्स है हु आर नॉट इलेक्टेड, हु आर नॉट इलेक्टेड नहीं, हु आर इलेक्टेड। ठीक है? ये जहां पर बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स होते हैं। अच्छा, हु आर नॉट इलेक्टेड, यस, हु आर नॉट इलेक्टेड। इलेक्टेड हो जाएंगे तो नेता हो जाएंगे ना, नॉट इलेक्टेड, बल्कि उनका एक एग्जाम होता है और उनको फिर चूज किया जाता है। हु आर नॉट इलेक्टेड, बिल्कुल ठीक है, उनको इलेक्ट नहीं किया जाता। अब इससे ना एक टर्म मिलती जुलती रिलेट करो, रेड टेपिज्म किसको कहते हैं? रेड टेपिज्म किसको कहेंगे? रेड टेपिज्म में क्या होता है? एक्सेसिव अडियरेंस होती है टू रूल्स। ठीक है? रूल्स कह लें, रूल्स एंड रेगुलेशंस कह लें, कॉम्प्लेक्स और अननेसेसरी प्रोसेस होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। अपन कई बार नहीं कहते हुए सुना आपने, अरे सरकारी काम है, सालों लग जाएंगे इसमें। तो मतलब किसी भी काम को करने का प्रोसीजर इतना कॉम्प्लेक्स होना कि डेट विल डेफिनेटली डिले इन द प्रोसेस, डिले होगा ही होगा।
डेफिनिटली, है ना? बहुत लंबा चलना, क्यों? क्योंकि ये साइन कराओ, वो साइन कराओ, यहाँ से कागज़ लाओ, वहाँ से कागज़ लाओ, वहाँ ले जाओ, है ना? ये करवाओ, वो करवाओ, अटेस्टेड करवाओ, बहुत सारे काम होते हैं। तो मतलब एक्सेसिव अडहियरेंस, बहुत ज़्यादा नियम, कायदे, कानून जहाँ पर चल रहे हैं, तो रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी में ये तो होता ही होता है, आप किसी भी सरकारी काम को कर लो। तो ये वर्ड पूछा जाता है अक्सर रेड टेपिज्म, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, कैनिबल किस तरीके के लोग होते हैं? अ पर्सन हू ईट्स ह्यूमन फ्लेश। एक व्यक्ति जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, मतलब आप इसको क्या कहेंगे भई? नरभक्षी। ये नरभक्षी है, नरभक्षी, ठीक है? हार्बीवोर कौन होता है? और कार्निवोर कौन होता है? ओमनीवोर कौन होता है? प्रीडेटर किसको कहते हैं? ये सारे कुछ ऐसे शब्द, ठीक है? हार्बीवोर कौन होता है? शाकाहारी, जो प्लांट्स खाता है। हर बार है ना, देखो, जो प्लांट्स खाता है। कार्न का मतलब होता है फ्लेश, जो मांस खाता है, तो इसे क्या कहेंगे हम? मांसाहारी, जो मांस खाता है। ओमनीवोर क्या है? सर्वाहारी, जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। और प्रीडेटर कौन होते हैं? हु हंट अदर एनिमल्स एंड देन ईट देम। जो पहले ऐसा जानवर जो दूसरे जानवर को पहले मारता है और फिर उसको खाता है, शिकार करता है और उसे खाता है। इसको फिगरेटिवली कैसे यूज करते हैं? जैसे मान लो मैं कहूँ, मेरे ऑफिस में बड़ी पॉलिटिक्स चलती है, जो ऑलरेडी अच्छी पोस्ट पर जो लोग हैं ना, जो 15-20 साल से वहां काम कर रहे हैं, वो नए लोगों को आगे ही नहीं बढ़ने देते, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, तो मतलब उनको खा जाते हैं। बड़ा कोई भी एक फील्ड है, जैसे मार्केट है, उसमें बड़ी कंपनीज छोटी कंपनीज को खा जाती है, उनका शोषण करती है। उन लोगों को भी जो शोषण करते हैं, उन्हें भी प्रीडेटर्स कहते हैं, जो आगे नहीं बढ़ने देते लोगों को, ठीक है? तो एक बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा गया, उसी तरीके से कंपटीशन, कंपटीशन के लिए भी क्या आता है? ऐसे लोग जो दूसरे लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते, ठीक है? एक वर्ड और ध्यान रखना, एंथ्रोपोफेगस, ठीक है? आपका वर्ड है एंथ्रोपोफेगस। एंथ्रोपोफेगस का मतलब भी यही होता है, सेम, है ना? ऐसे एनिमल्स के लिए यूज होता है, हु ईट्स फ्लैश ऑफ अदर एनिमल ऑफ द सेम काइंड, जो अपने ही प्रकार के किसी एनिमल को खा जाता है, ठीक है? उसको कहते हैं आप कैनिबल। चलिए नेक्स्ट देखें, क्लॉस्ट्रोफोबिया। हमारे पास बच्चों कई तरीके के ना फोबियाज होते हैं, ठीक है? फोबिया का मतलब होता है डर। फोबिया इज ऑलवेज यूज्ड टू डिनोट फियर। अब कई कई तरीके का फियर होता है, ये कैसा फियर है? एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, छोटे और बंद बंद जगहों का डर, छोटे और बंद जगहों का डर। जैसे मान लो अंधेरा कमरा है, छोटा कमरा, उसमें मुझे डर लग रहा है, लिफ्ट में मुझे डर लग रहा है ना, घुटन हो रही है। अपने जो दादी नानी, इस जनरेशन के जो लोग हैं, जो खुले एकदम गांव में चौक है, बरामदा, ऐसे घरों में पूरी जिंदगी रहे हैं, आप उन्हें जरा अपार्टमेंट्स में, फ्लैट्स में लाकर देखो, उनको अजीब तरीके की बेचैनी होती है, उनको कई तरह की बीमारियां लग जाती है शहर में आने के बाद, तो उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, उनको खुला घर चाहिए। तो बंद जगहों का डर, एलिवेटर में जाने से डर, लिफ्ट में जाने से डर, इन सबको क्या कहा जाता है? क्लॉस्ट्रोफोबिया कहा जाता है, एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल और कन्फाइंड प्लेस। तो फिर खुले स्थानों का डर क्या होता है? खुले स्थानों का डर होता है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया होता है ओपन स्पेसेस, ठीक है? खुले स्थानों का डर, ठीक है? अच्छा, वहीं अगर आप वर्ड देखते हैं एक्रो, एक्रोफोबिया, देखो एक्रो इज रिलेटेड टू हाइट, तो ये किसका डर है? ऊंचाई से डर, हाइट से डर। और अगर हम बात करें बैदोफोबिया की, बैदोफोबिया है डेप्थ, गहराई का डर, ठीक है? बैदोफोबिया होता है आपका गहराई से डर। साथ साथ ये भी ध्यान रखना, मिलता जुलता वर्ड्स है, अगर आपको बैदमोफोबिया दिखता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो इसकी स्पेलिंग में, ये है बैदोफोबिया, ये है बैदमोफोबिया। इसमें ना स्टेयर्स, सीढ़ियां, स्टेयर्स एंड स्टीप
स्लोप्स का डर, ऐसे ढलान होती है ना, ढलान का डर, उसको आप बेदमोफोबिया भी, वो बेदमोफोबिया कहते हैं। तो बेदोफोबिया अलग है और बेदमोफोबिया अलग है, ठीक है। अच्छा देखो, अभी अभी अपन ने एंड्री वर्ड पढ़ा था ना एक, तो अगर मान लो ऐसा आ जाए एंड्रोफोबिया, एंड्री किसके लिए था, मेल के लिए, पुरुष के लिए, तो ये किससे डर है, पुरुषों से डर है। एंड्रोफोबिया, एंड्री से रिलेट कर रहा है बच्चों ये वर्ड, ठीक है। अगर आपको वर्ड दिखता है एंटोमोफोबिया, अब आपको ना रूट वर्ड्स ध्यान से देखने हैं, देखो यहाँ पर एंटो किसके लिए आता है, इंसेक्ट के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए। अगर यहीं पर एंटोमोलॉजी होता तो किसकी पढ़ाई, कीड़े मकोड़ों की, इंसेक्ट्स की पढ़ाई। यहाँ पर फोबिया आ गया तो किससे, इंसेक्ट से डर, इंसेक्ट से डर, ठीक है। ओफिडियोफोबिया, ओफिडियोफोबिया क्या है, स्नेक्स से डर, ठीक है, स्नेक्स से डर। एक डर पूछ लिया जाता है ग्लाजोफोबिया, ग्लाजोफोबिया होता है पब्लिक स्पीकिंग, मतलब लोगों के बीच में पब्लिक स्पीकिंग से डर, बहुत सारे लोगों के बीच में बोलने से डर, पब्लिक स्पीकिंग का डर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, एंड्रो, यहीं पर लिख लेते हैं। देखो अभी हमने वर्ड पढ़ा था ना जीवाई एनी, अगर इससे वर्ड बन गया, जीवाई एनी से ही बना रहे हैं देखो, है ना, वर्ड बनेगा आपका गाइनोफोबिया, तो ये किससे डर हो जाएगा, महिलाओं से डर, फियर ऑफ वुमेन, ठीक है, महिलाओं से डर। एक डर होता है नोजोफोबिया, ये ना बहुत बार ये लोगों को कोविड के बाद ज्यादा हो गया है, नोजोफोबिया मतलब फीवर ऑफ डिजीज, कि हमें कोई बीमारी ना हो जाए, हमें कोई बीमारी ना हो जाए। बहुत लोग इस सोच में रहते हैं कि अगर हम ये खाएंगे तो हमें ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो डिजीज का डर कि हमें कोई बीमारी ना हो जाए, कैचिंग अ डिजीज, कैचिंग अ डिजीज, ठीक है। देखो निक्टोफोबिया, निक्टोफोबिया किससे डर है, निक्टोफोबिया है नाइट और डार्कनेस से डर, नाइट और डार्कनेस, अंधेरे से डर। कोई भी चीज जो है वो नॉकटर्नल होती है ना, देखो नॉकटर्नल, नॉकटर्नल का मतलब होता है समथिंग विच इज एक्टिव एट नाइट। जैसे उल्लू क्या है, नॉकटर्नल एनिमल है, उल्लू क्या है, नॉकटर्नल एनिमल, नॉकटर्नल स्केबीज इज अ नॉकटर्नल डिजीज, मतलब ये रात के समय में एक्टिव होती है, खुजली बहुत होती है, ऐसा है ना, तो नॉकटर्नल। अच्छा रात और अंधेरे से जिसको डर लगेगा उसको बहुत पॉसिबिलिटी है कि उसे फैस्मोफोबिया हो, फैस्मोफोबिया, फैस्मोफोबिया का मतलब क्या है, गोस्ट एंड स्पिरिट्स का डर, भूत प्रेत और आत्माओं का डर, ठीक है, भूत प्रेत और आत्माओं का डर। अगर डर मिलता है आपको ऐसा, देखो नेक्रो किसके लिए आता है, डेड बॉडी के लिए, नेक्रो इज ऑलवेज रिलेटेड टू डेड बॉडी, तो नेक्रोफोबिया क्या है, डेड बॉडी का डर, किसी को लाश देखकर डर लगता है उसे क्या कहते हैं, नेक्रोफोबिया, ठीक है। बाकी जू फोबिया में, जू में क्या आ रहा है, एनिमल्स, तो जूफोबिया में एनिमल से डर है ना। स्पाइडर से डर होता है आपका अरेक्नोफोबिया, स्पाइडर से डर होता है अरेक्नोफोबिया। ये कुछ कॉमन कॉमन फोबियाज आपको याद होने चाहिए भाई। साइनोफोबिया, साइनोफोबिया होता है डॉग्स से डर, ठीक है, साइनोफोबिया इज डॉग से डर। और अलग से पूछ लिया जाए कैट्स के लिए, कैट्स से डर किसको कहते हैं, तो एल्यूरोफोबिया, ठीक है, AILURO, और फोबिया, फोबिया इज ऑलवेज रिलेटेड टू फियर। एंड एक वर्ड और देख लो, अरेक्नोफोबिया, अरेक्नोफोबिया होता है स्पाइडर्स से डर, मकड़ियों का किसी को डर है तो। ये कुछ कॉमन कॉमन फोबियाज आपको हमेशा याद होने चाहिए बच्चों, हमेशा आपकी टिप्स पर रहने चाहिए, ठीक है। और है ऐसा नहीं है, बहुत है फोबियाज। ईगोइस्ट किस प्रकार का व्यक्ति होता है, यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु ऑलवेज वांट टू बी
लाइक्ड बाय पीपल, कि सब लोग उनको इम्पोर्टेंट माने, उनको रिस्पेक्ट दें, उनकी ही बात माने, उनके बारे में ही बात हो, ऐसे लोग सेल्फ सेंटर्ड टाइप के लोग होते हैं। तो अ पर्सन हू थिंक्स ही और शी इज़ बेटर देन अदर पीपल एंड हू थिंक्स एंड टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, जो अपने बारे में बहुत डींगे हाँकता है, उसको क्या कहते हैं? बोस्टिंग। बोस्टिंग का मतलब क्या होता है? बोस्ट मतलब डींग हाँकना। इसके लिए इडियम क्या है बताओ? ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। ठीक है? ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना, तो ऐसे टाइप के लोग क्या कहलाते हैं? ईगोइस्ट। ठीक है? हम इसको रिलेट करते हैं, देखो ऐसे लोग ना बड़े सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ऐसे लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, केवल खुद के बारे में ही बातें करना चाहते हैं। ईगोइस्ट है तो ईगोटिस्ट भी कह सकते हो, ईगोटिस्ट, TIST। ठीक है? और ईगोसेंट्रिक हो ही सकता है, ईगोसेंट्रिक। ठीक है? अच्छा, ऐसे लोगों को है ना घमंडी कहते हैं, तो घमंडी भी तो होंगे ही फिर, ये घमंडी है तो कंसीटेड होंगे, कंसीटेड है तो आप कह सकते हैं स्मग। अच्छा, बेसिकली स्मग वर्ड जो है ना, वो यूज होता है जो इतने ज्यादा सेटिस्फाइड है, इतने सेल्फ सेटिस्फाइड है कि घमंड हो जाता है उन्हें इस चीज का कि हमने तो बहुत कुछ कर लिया अपने जीवन में। स्मग को सेटिस्फाइड से भी लेते हैं वो। ठीक है? एंड नार्सिसिस्टिक कैसे लोग होते हैं भाई? नार्सिसिस्टिक जो होते हैं वो मानते हैं बस मैं ही हूँ जो हूँ, मतलब अपने आप को ईश्वर की स्थान पर रखते हैं कि कोई मेरे से ऊपर नहीं है। और इन लोगों को है ना मेगलोमेनिया होता है। मेगलोमेनिया मतलब टू मच पावर एंड इम्पोर्टेंस का मेंटल डिसऑर्डर, कि हमें बहुत पावरफुल हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। ठीक है? अच्छा, ऐसे लोग फिर क्या होंगे? घमंडी है तो एरोगेंट भी होंगे, एरोगेंट होंगे। और इन लोगों को कहा जाता है पॉम्पस, है ना? और कहेंगे आप ह्यूब्रिस्टिक। ह्यूब्रिस्टिक सब घमंडी लोग होते हैं। ओके, एक वर्ड और ध्यान रखेंगे, वैनग्लोरियस, VAINGLORIOUS, वैनग्लोरियस, वैनग्लोरियस, ये सब घमंडी टाइप के लोग होते हैं। ठीक है? बाकी इसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो हम्बल है, मीक है, बहुत ज्यादा कैसे उदार है ना, जनरस है, प्रोटियस है, इस टाइप के लोग जो बहुत उदार हैं, काइंड है। चलो, नेक्स्ट वर्ड है आपका एलिजी। एलिजी क्या होता है? अ पोएम और सॉन्ग, एक ऐसी कविता या फिर एक गीत होता है जो दुख प्रकट करता है, स्पेशली फॉर समबडी हु हैज डाइड। मतलब मृत्यु के बाद में जो गाना गाया जाता है, कविता गाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? एलिजी। इसके लिए आप वर्ड ले सकते हैं लेमेंट। लेमेंट इसी के लिए यूज होता है, एक्सप्रेसिंग ग्रीफ और सॉरो। ठीक है? और कोरोनैक जो है ना, CORONACH, ये यूज होता है आपके फ्यूनरल सॉन्ग के लिए यूज होता है ये भी। ठीक है? फ्यूनरल सॉन्ग, मृत्यु गीत। और इसी का बिल्कुल सीधा सीधा जो सिनोनिम है ना शोक गीत के लिए, वो है ट्रिनोडी, THRENODY। तीनों वर्ड थोड़े से नए हैं, बहुत ज्यादा रिपीट नहीं हुए हैं अभी तक, लेकिन आप इसको अपनी वोकैब में शामिल करके रखें। लेमेंट है और ट्रिनोडी है एंड कोरोना, ये सब फ्यूनरल सॉन्ग के लिए आते हैं, किसी की मृत्यु पर जो गीत गाया जाता है ना, उसके लिए आते हैं। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड देखो, एपीलॉग क्या होता है? अपन जब निबंध लिखते हैं ना, अपन ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं ना, ऊपर सबसे पहले हम लिखते हैं प्रस्तावना, फिर बीच में आती है मेन बॉडी, फिर आता है उपसंहार। तो एनीथिंग एनीथिंग दैट इज रिटन बिफोर अ प्ले, बिफोर अ बुक, बिफोर एनीथिंग, ठीक है, किसी किताब में या किसी स्पीच से पहले बोला जाने वाला, उसको क्या कहा जाता है? प्रोलॉग। प्रोलॉग मतलब प्रस्तावना। और एंड में लिखा और बोला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? एपीलॉग। बेसिकली ना, यहाँ पर है भले ही ये लॉग, आपको दिख रहा है ना ये लॉग, ये है लॉकवाई, लॉकवा की फॉर्म है। लॉकवा का मतलब होता है टू स्पीक, बोलना। तो इसमें रूट वर्ड आपका क्या है? लॉकवा। ठीक है? लॉकवा मतलब बोलना, इसी लॉक्वाशियस बनता है ना, लॉक्वाशियस होता है जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। अ स्पीच एट द एंड
ऑफ अ प्ले, बुक, फिल्म और मूवी दैट कमेंट्स और एक्ट्स एज अ कंक्लूजन टू व्हाट हैज हैपेंड। उपसंहार में आप क्या लिखते हो? आपका कंक्लूजन लिखते हो, निबंध का एंड लिखते हो, और प्रस्तावना में क्या लिखते हो? इंट्रोडक्शन लिखते हो। ठीक है, तो प्रोलॉग और एपिलॉग। एपिलॉग है आपका, अच्छा देखो, अब मान लो आपको वर्ड दिखता है मोनोलॉग। मोनो का मतलब क्या है? वन, और लॉग का मतलब क्या होता है? स्पीच। तो क्या हो जाएगा? स्पीच बाय अ सिंगल पर्सन। अगर एक ही व्यक्ति बोले जा रहा है, बस एक ही व्यक्ति स्टेज पर बोल रहा है, उसे क्या कहते हैं? आप मोनोलॉग कहते हैं, है ना। अगर आपको वर्ड दिखता है सॉलीलॉकी, इसमें सोलो का मतलब क्या होता है? सोलो का मतलब अलोन, लॉकवा मतलब बोलना, तो अकेले में बोलना, स्पीकिंग टू वन सेल्फ, खुद से बातें करना, खुद से बोलना, अकेले में बोलना, उसे क्या कहेंगे आप? सॉलीलॉकी कहते हैं। ठीक है, लॉकवा वर्ड बार बार आ रहा है ना, लॉकवा वर्ड आ रहा है। सोमनालोक्विस्ट कैसा इंसान होगा? सोमनालोक्विस्ट, देखो आईएसटी पर्सन के लिए आता है, लॉकवा स्पीक के लिए आता है, बोलने के लिए। सोमना का मतलब होता है स्लीप, नींद। एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में बोलता है, उसे क्या कहेंगे? सोमनालोक्विस्ट। क्या कहेंगे? सोमनालोक्विस्ट। और अगर आपको वर्ड दिखता है सोमनैम्ब्यूलिस्ट, सोमनैम्ब्यूलिस्ट, इसमें देखो रूट वर्ड क्या है? सोमना का मतलब क्या है? नींद, स्लीप। एम्बल का मतलब होता है, एम्बल का चलना, एम्बल का मतलब होता है चलना, टू वॉक। और आईएसटी मतलब पर्सन, तो एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है, उसे क्या कहेंगे? सोमनैम्ब्यूलिस्ट कहते हैं। तो सोमना इज ऑलवेज रिलेटेड टू नींद। इसीलिए इसीलिए अगर आपको वर्ड दिखता है, आपको वर्ड दिखता है इनसोम्निया, इनसोम्निया मतलब इन मीन्स नो, नेगेटिव, नो, नींद, नींद नहीं आती तो अनिद्रा। जैसे आपने कहा कि भाई हिज मदर इज सफरिंग फ्रॉम इनसोम्निया फॉर लास्ट 6 मंथ्स, पिछले 6 महीने से उनकी माताजी जो है वो अनिद्रा की प्रॉब्लम से सफर कर रही है, नींद नहीं आ रही है उन्हें। ठीक है, तो इनसोम्निया हो गया नींद का ना आना, नींद का ना आना, अनिद्रा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एपिटैफ। एपिटैफ होता है एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन। टॉम्बस्टोन मतलब ग्रेव, समाधि। इसको बोलोगे क्या आप? समाधि लेख। किसी की समाधि के ऊपर जो गड़ा हुआ है, जो लिखा हुआ है, उसे क्या कहते हो आप? एपिटैफ कहते हो, समाधि लेख। तो वर्ड देखो फिर, एपिग्राफ क्या होता है? एपिग्राफ, एपिग्राफ होता है बच्चों शिलालेख। किसी भी पत्थर या किसी भी अ, इस तरीके का जो शिलालेख लिखे रहते हैं, किसी की कहानी लिखी है, मान लो किसी किले पर लिखा है कि भाई यहाँ पर युद्ध कैसे लड़ा गया था, कौन जीता था, कैसे इस महल को अक्वायर किया गया था, वो सब क्या है? शिलालेख, शिला के ऊपर लिखा गया लेख, है ना। अच्छा, रिलेटेड वर्ड इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन को भी आप क्या कहते हो? शिलालेख ही कहते हो इंस्क्रिप्शन, है ना। रिटन ऑन समथिंग, कोई भी चीज जो किसी चीज पर गड़ी हुई है ना, गाड़ना, गड़ा हुआ होना। ठीक है, इसको आप समझ सकते हो ऐसे ही, कोई चीज गड़ी हुई है, लिखी हुई है, मिलते जुलते वर्ड्स हैं। इंस्क्राइब इससे क्या बनती है? वर्ब। इंस्क्राइब क्या है? वर्ब। जैसे मान लो मैंने कहा महल की दीवारों पर शहीदों के नाम जो हैं वो गाड़ दिए गए थे, अंदर लिख दिए गए थे उस पत्थर के, तो मैं कहूंगी ऑल द पीपल हु डाइड इन द वॉर, है ना, उन सबके नेम्स, द नेम्स ऑफ दोज पीपल वर इंस्क्राइब्ड ऑन द वॉल्स ऑफ द पैलेस, उन गाड़ दिए गए थे, है ना। जैसे अगर चूड़ी है या अंगूठी, उस पे हीरे गाड़ना, गाड़ना उसको क्या कहते हैं? एम्बेडेड। उसके लिए वर्ड हमारे पास है एम्बेडेड। जड़ कर देना, फिक्स कर देना, फिक्स्ड कर देना, गाड़ देना, इम्प्लांट कर देना, इम्प्लांटेड। अब फिगरेटिवली तो यूज कर ही सकते हो, जैसे आपने कहा कि भाई मिस्टर एक्स वाई जेड पर्सन, मिस्टर शाह ने अपने सारे सिद्धांतों को, वैल्यूज को अपने पोते पोतियों में इम्प्लांट कर दिया है, एम्बेड कर दिया है, मतलब बहुत ज्यादा डीप रूट कर दिया, इम्प्लांट, इनग्रेड, इंस्टॉल कर दिया। इनग्रेड भी आ सकता है,
इनग्रेन्ड कर दिया है, गाड़ दिया है। वैसे किसके लिए आता है? कोई मोती वगैरह कुछ गाड़ देना, हीरा गाड़ देना, है ना? जड़ाऊ कहते हैं ना, जड़ना, एम्बेड, जैसे मान लो जड़ाऊ जड़ाऊ कंगन है तो एम्बेडेड बैंगल हो जाएगी वो, ठीक है? जिसपे कुछ जड़ा हुआ है। अब चलो देखो, कुछ मिलते-जुलते वर्ड्स आपको बताती हूँ यहाँ पर। ये क्या है? एपिग्राफ। अगर आपको वर्ड दिखता है एपिथेट, एपिथेट क्या होता है? एपिथेट होता है इंसल्टिंग वर्ड्स, स्पेशली ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि कैसे अनप्लेजेंट, इंसल्टिंग वर्ड्स को क्या कहते हैं? वर्ड्स और फ्रेजेस को एपिथेट। ये एक तरह का लिटरेरी टर्म भी होता है बच्चों। लिटरेरी टर्म पढ़ते हैं ना, हम एलिगेरी पढ़ते हैं, सटायर पढ़ते हैं, आयरनी पढ़ते हैं, ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फास्टिडियस, आई होप इसको बताने की अब जरूरत नहीं है अगर आप लगातार क्लास देख रहे हैं। तो फास्टिडियस हमने पढ़ा था, ऐसे लोग जो परफेक्शनिस्ट होते हैं। ये लोग कौन से होंगे? परफेक्शनिस्ट होंगे, जो छोटी से छोटी चीजों को ध्यान से देखते हैं, उनके लिए एवरी डिटेल करेक्ट है कि नहीं, नॉट लाइकिंग थिंग्स। बहुत केयरफुल रहते हैं चीजों के, छोटी छोटी चीजों को, डिटेल्स को लेकर कि वो चीज सही है कि नहीं, जैसा होना चाहिए वैसा का वैसा है कि नहीं, बहुत केयरफुल रहते हैं। तो मेटिकुलस है, परफेक्शनिस्ट है, पिडेंटिक है, स्क्रूपुलस है और कंसेंशियस है। ठीक है, ये सारे लोग क्या हैं? पंक्टिलियस भी आएगा बच्चों इसी में एक वर्ड, पंक्टिलियस। देखना कि सारी चीजें एकदम बाल की खाल निकालना, ठीक है? हर डिटेल इनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट यू कैन नॉट अवॉइड, समथिंग दैट यू कैन नॉट अवॉइड और प्रिवेंट, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। अवश्यम भावी है, एसेंशियल है, ऐसी चीज जो कैसी है भाई? बहुत ज्यादा एसेंशियल, बहुत एसेंशियल है, उसके बिना काम चलता नहीं। तो आप उसको क्या कहोगे? अनअवॉइडेबल। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते बिल्कुल भी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, इनएस्केपेबल मतलब जरूरी है, उससे बचा नहीं जा सकता, है ना? इनएक्सोरेबल, ये सारे वर्ड इसके लिए आएंगे। इनइलेक्टेबल, ठीक है, एंड इनएल्यूडेबल। इन दोनों स्पेलिंग्स को थोड़ा सा देख लेना। देखो, पहली स्पेलिंग क्या है? इनइलेक्टेबल, एंड दूसरी है इनएल्यूडेबल। मतलब ये सब क्या है? ऐसी चीजें जो कि कैसी रहती है? मैंडेटरी, मैंडेटरी है, वॉलेंटरी नहीं है। ऑब्लिगेटरी है, बहुत जरूरी है, ऑब्लिगेटरी। बताओ, ऐसी चीज क्रूशियल होती है ना, बहुत जरूरी है। क्रूशियल है तो कैसी है? फंडामेंटल है, उसके बिना काम चलेगा नहीं, बहुत जरूरी है। जो फंडामेंटल होता है वो होता है रूडिमेंटरी। ठीक है, रूडिमेंटरी बहुत जरूरी होना। बेसिक बहुत जरूरी होना, जिसके बिना काम चलेगा नहीं। ठीक है, बाकी अगर इसका ऑप्शन दे, इसका ऑपोजिट देखें हम तो क्या हो जाएगा? ऑप्शनल। इसका ऑपोजिट हो जाएगा ऑप्शनल और वॉलेंटियर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ओलिगार्की। आपको जो भी वर्ड इस तरह से दिखते हैं ना, लास्ट में आर्की आता है, क्रेसी आता है, ये सब डिनोट करते हैं गवर्नमेंट्स को, कि शासन कैसे चलता है, सिस्टम कैसे चलता है। तो ओलिगार्की एक ऐसा सिस्टम होता है, गवर्नमेंट सिस्टम होता है, जिसमें ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, छोटा सा ग्रुप होता है जिसके पास सारी पावर होती है, और वो सारे सिस्टम को चलाते हैं, सारा शासन चलाते हैं। ठीक है, आपको वर्ड दिखता है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी में क्या होता है? ऑटोक्रेसी में जो है, ओनली वन पर्सन रूल बाय वन पर्सन, मतलब सारी पावर किसके पास होती है? एक ही व्यक्ति के पास, एक ही व्यक्ति शासन चलाता है। डेमोक्रेसी बताने की जरूरत नहीं है, डेमोक्रेसी होता है बाय पीपल, लोग शासन करते हैं थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, मोनार्की में क्या होता है? मोनार्की में बाय किंग और अ क्वीन, बाय किंग और अ क्वीन,
राजा या रानी के द्वारा शासन जहाँ चलता है उसे मोनार्की कहते हैं, है ना? अच्छा, एनार्की क्या है? वन वर्ड में ये भी पूछा जाता है। ए आ रहा है, एनार्की मतलब जो जहाँ पर नो कंट्रोल, नो लॉज़, नो रूल्स, नो कंट्रोल, मतलब कहते हैं कि भई कोई शासन नहीं होना चाहिए। नोबडी शुड प्रैक्टिस कंट्रोल एंड पावर, नोबडी शुड डोमिनेट अदर्स, मतलब जहाँ कोई शासन नहीं होना चाहिए उस चीज को क्या कहा जाता है? ऐसे सिस्टम को एनार्की। और व्यक्ति को क्या कहेंगे? एनार्किस्ट। व्यक्ति कौन हो जाएगा? एनार्किस्ट। ठीक है। अच्छा, एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी होता है जिसमें बाय नोबिलिटी, जहाँ पर हाई सोशल क्लास, कुलीन लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला शासन, पीपल हु बिलोंग टू हाई सोशल क्लास एंड हाई सोशल रैंक। ठीक है। एंड जिरोंटो, जिरोंटोक्रेसी, देखो जिरोंटो किसके लिए आता है? वृद्ध, ओल्ड के लिए, तो बाय द ओल्ड, वृद्ध लोगों के द्वारा अगर शासन चलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जिरोंटोक्रेसी, है ना? प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी में क्या होता है? बाय वेल्दी पीपल, अमीर लोगों के द्वारा चलाए जाने वाले शासन को क्या कहा जाता है? प्लूटोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है। तो ये कुछ आप ध्यान रखें, जैसे थियो किसके लिए आता है हमेशा? थियो हमेशा गॉड के लिए आता है, तो थियोक्रेसी में क्या है? रूल बाय गॉड, कि भाई भगवान के द्वारा देवी देवता चलाते हैं शासन, उसको क्या कहा जाता है? थियोक्रेसी। देवी देवता शासन चलाते हैं उसे क्या कहा जाता है? थियोक्रेसी। ठीक है। अब वर्ड आपको अलग से दिखता है, मान लो नियोक्रेसी, तो थोड़ा थोड़ा तो कॉमन सेंस भी लगाना। नियो का मतलब होता है न्यू, तो मतलब रूल किसके हाथों में है? रूल बाय न्यू एंड इनएक्सपीरियंस्ड, न्यू एंड इनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स, ऐसा व्यक्ति जो अभी अनुभवी नहीं है, नया नया है, ग्रीन हॉर्न है, नाइव है, टायरो है, क्रेड्यूलस है, ये सारे वर्ड्स। ठीक है। ऐसे लोग जिनको अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये गवर्नमेंट्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ऑप्टिमिस्ट किस तरह के लोग होते हैं? ऑप्टिमिस्ट होते हैं आशावादी लोग। ये हर चीज में क्या देखते हैं? पॉजिटिविटी। फेल भी हो गए तो उसमें पॉजिटिविटी देखेंगे, है ना? और यकीन मानो जब इस तरीके का आपका अप्रोच बन जाता है ना, कि कोई मुसीबत आई, कोई फेलियर आया और आप उसका डट के सामना कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो, सोचो सामने फेलियर है, सामने नो है, आपको मना किया जा रहा है किसी चीज के लिए, और अंदर से हिम्मत आ रही है कि ये भी मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है। सोचो किस प्रकार का व्यक्ति होता होगा वो, और किस प्रकार से उसने अपने आप को रेडी किया होगा, कितने स्ट्रगल्स देखे होंगे। और यही अप्रोच आपको आगे बढ़ाती है, क्योंकि फेलियर्स का और नेगेटिव लोगों का, नेगेटिविटी का काम होता है हमें झुकाना, और हमें उससे किस तरीके से कॉम्बैट करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अप्रोच शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो हमें कैसा रहना है? हर स्थिति में ऑप्टिमिस्ट रहना है, पैसिमिस्ट नहीं रहना। ऑलवेज एक्सपेक्ट्स गुड थिंग्स टू हैपन, है ना? जो हमेशा क्या उम्मीद करता है? सब अच्छा है, सब अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा। ऐसे लोग आशावादी होते हैं। तो फिर पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट कैसे होते हैं? निराशावादी। पैसिमिस्ट होते हैं निराशावादी। ठीक है। अच्छा, पैसिमिस्ट जो होते हैं ना, जनरली वो कैसे होंगे? सिनिकल और स्केप्टिक। सिनिकल और स्केप्टिक मतलब संदेही, संदेह करते हैं हर चीज पर, ये अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे टाइप के लोग होते हैं स्केप्टिक। ठीक है। और ऐसे लोग, फैटलिस्ट किसको कहेंगे? फैटलिस्ट। देखो एक तरीके से जो फैटलिस्ट है ना, वो भी कैसा है? फैटलिस्ट भी निराशावादी। क्यों? क्योंकि ये भाग्यवादी होता है, ये भाग्य पर भरोसा रखता है। इसका ये मानना है कि एवरीथिंग इज प्री डिस्टाइंड एंड सब कुछ प्री डिसाइडेड है, वॉट एवर हैपन्स। तो अगर मान लो मैं भी ये बैठ बैठ जाऊं सोचकर, जो होगा देखा जाएगा, जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा, तो इट मीन्स आई एम नॉट रीजनेबल, आई एम नॉट प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक। मैं तो भाग्य के भरोसे बैठी हूँ। तो बहुत सारे लोगों को लगता है जो भाग्य पे भरोसा करता है वो आशावादी है। नहीं, जो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है वो निराशावादी है। वो एक्शंस पर डिपेंडेंट नहीं है अपने, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे, वो टिमिड है, टिमरस है, शाय है, डिफिडेंट है। जबकि इसको ऑपोजिट कैसे लोग हैं? जो ऑप्टिमिस्टिक है, वो बोल्ड है, ऑडेशियस है, ठीक है, और फियरलेस है, बोल्ड है, साहसी हैं। ठीक है। वो फैटलिस्ट होंगे। फेट पर भरोसा करने वाले लोग। ठीक है। फेट पर भरोसा करने वाले लोग। ठीक है।
चलिए बच्चों, आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी के वर्ड्स अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद होया आया होगा। आई होप आप लोगों को ये तरीका समझ आ रहा होगा और मेरी उम्मीद है कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ खड़ी होकर जो भी आपको डिलीवर कर रही हूँ, उससे ज़रूर आपका स्कोर बूस्ट होगा। आई एम 100% श्योर, प्रोवाइडेड आप इन क्लासेस को रिलीजियसली, आराम से, नोट्स के साथ देखें, समझें और उनको याद करें, तब तो बेनिफिट होगा। इट्स नॉट अ मूवी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, डोंट फॉरगेट टू शेयर द सेशन एज मच एज पॉसिबल विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, all the aspirants who need such kind of videos and classes. Thank you so much, take care, study hard, namaste.